छोटी छोटी सी बातें हमको परेशान करती हैं, सोचने में मजबूर करती हैं। छोटी छोटी सी खबरें आती हैं। तो छोटी छोटी सी बात में आज हम आपसे एक चर्चा करने जा रहे हैं कि आंकड़ों का क्या महत्व होता है और आंकड़े किस तरह से उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और यही नहीं कि आंकड़े से सरकारें कैसी अक्सर भागती हैं, उनसे शर्माती हैं, उनसे आतंकित रहती हैं। इस बात की चर्चा आज हम आपसे सीधे सीधे छोटी छोटी सी बातों में करने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसको पसंद करें तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। देखिए, आंकड़ा भी हमने 29 जनवरी को हमने महाकुंभ में एक बड़ी त्रासदी देखी। उस त्रासदी में बहुत सी जानें गईं, बहुत से लोग आहत हुए और कुछ का पता नहीं चल रहा है। सरकार अभी तक, उत्तर प्रदेश की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेवार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक कुल मिलाकर कोई ऑफिशियल तरह से आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं दी है कि कितने लोगों की तो उसमें डेथ हुई। ये बताया जा रहा है कि 30 के करीब हुए हैं। अब अलग अलग स्रोतों से, अब जैसे कि उज्जवल रमन सिंह जो वहां के इलाहाबाद के एमपी हैं, उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि भगदड़ एक नहीं 3 हुई थी। कुछ लोग कहते हैं और भी भगदड़ हुई थी। उनका अनुमान था कि संख्या कहीं ज्यादा है और ये सरकार को बताना चाहिए। अब देखिए, त्रासदी जैसी चीजों में क्योंकि आंकड़े अगर सरकार नहीं बताएगी, नहीं बताती है, तो एक तो उसका डर है कि उसके चुनाव में उसकी हार ना हो जाए, उसके प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। इससे सरकारें और राजनीतिक दल डरते हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, तो हम हमारी अपेक्षाएं क्या गलत हैं कि हम इनसे कहें कि हमको सही जानकारी तो दें। चलिए, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। एक और बड़ी विपदा हमारे ऊपर आई जब कोविड का हमारे ऊपर अटैक हुआ। और कोविड में कितनी मौतें गईं, कितनी मौतें हुई, कितने लोग उसमें गए, इसके आंकड़े भारत सरकार ने देना पसंद नहीं किया। अब देखें कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने 45 लाख का आंकड़ा दिया, यह कहते हुए कि इतनी मौतें कोविड में भारत में हुई होंगी। अब उनका एक आकलन का तरीका है, एक मेथड है। वो मेथड क्या है? जो सामान्य सालों में जो मौतें होती हैं, अगर कोविड के समय में उससे ज्यादा हुई हैं, तो उसको घटाकर उन्होंने एक अनुमान लगाया। हमारी भारत सरकार ने WHO के आंकड़ों को खारिज कर दिया और कहा इनका आकलन गलत है, इनका मेथड गलत है, पर अपने आंकड़े नहीं दिए। अब देखिए, आंकड़ों से भागना क्या, क्यों, ये मैं बता चुका। अब मैं आता हूं आज आंकड़ों का, डाटा जिसको कहते हैं, डाटा का एक महत्व है। कहते हैं कि डाटा जो है वो आज की नई संपदा है, नया खनिज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 2006 में एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के अर्थशास्त्री क्लाइव हम्बी ने 2006 में कहा कि डाटा आने वाले समय में एक मिनरल ऑयल की तरह होगा,
जिसके पास जितना डाटा होगा और उसको जितना वो परिष्कृत करेगा, उसके आधार पर जिस प्रकार की नीतियां बनाएगा, बिजनेस उसको कैसे डाटा को हैंडल करता है, ये एक बड़ी संपदा होने जा रही है। तो जैसा आप देखते हैं कि जब खनिज ऑयल को निकाला जाता है, उसके बाद उसको रिफाइनरीज में परिशुद्ध किया जाता है, उसके अलग अलग अवयव बेचे जाते हैं, उसी प्रकार से टाटा। अब हम और आप रोज, जिनके पास आज देश में अधिकतर लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल पर कई तरह के लोगों की कॉल्स आती रहती है तो हमको डिस्टर्ब करती है। हम जानते नहीं कौन कॉल क्या कर रहा है, कौन क्या फ्रॉड कर रहा है। हमारी राइट ऑफ प्राइवेसी को नकारते हुए ये कंपनियां हमको फोन करती हैं। अब इनको डाटा कहां से मिलता है, हमारे नंबर कहां से मिलते हैं? अब हमने जहां जहां नंबर दे रखे हैं, चाहे वो बैंकों में हो, चाहे वो आधार कार्ड में दिए हो, चाहे वो इलेक्शन कार्ड में दिए हो, यहाँ के अक्सर लोग डाटा इन लोगों को बेच देते हैं। एक मैंने छोटा सा उदाहरण आपको दिया। अब देखिए कि डाटा कितना आवश्यक है, क्योंकि बिना डाटा के, बिना आंकड़ों के आप कोई योजना नहीं बना सकते। आपको पता ही नहीं है कि कितने लोगों के लिए आप कौन सी नीति बना रहे हैं। अब इसी पर हम आ जाते हैं आपके साथ। मैंने अभी आपसे कोविड की चर्चा की थी। देखिए, याद कीजिए कि 2011 में हमारी पिछली जनगणना हुई थी, और हम जनगणना हर 10 वर्षों में करते चले आए हैं। भारत सरकार ने उस वक्त कोविड का हवाला देकर, और सही दिया, जनगणना को पोस्टपोन कर दिया। पर आज 2025 हो चुका है, हमको ये नहीं पता है कि जनगणना कब होने जा रही है। अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न है। कुछ विरोधी दल, और विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विरोधी पक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं पिछले कोई 1.5 वर्षों से, कि जनगणना में जाति का निर्धारण हो जाना चाहिए, मतलब जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे से कतराती चली आ रही है। अब देखिए, आपने बजट पेश किया, बजट में बड़े बड़े आंकड़े दिए। अब उनमें जो आप नीति बनाई, किन लोगों के लिए बनाई, कितना मिडिल क्लास है, कितने लोग गरीब हैं, अब ये भी आंकड़े आ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में लोग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में जो आर्थिक नीतियों के कारण अमीर अमीर होते गए हैं, गरीब गरीब होते गए, ये खाई बढ़ती जा रही है। अब हमको ये नहीं पता कि वास्तविक स्थिति क्या है, ये जनगणना होने पर ही पता चल सकता है, क्योंकि जनगणना में आर्थिक दृष्टि से भी सवाल पूछे जाते हैं, आपके पास हाउस होल्ड में कितने लोग हैं इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, खर्चा कितना होता है इस पर भी पूछे जाते हैं। तो हमको जनगणना कितनी आवश्यक है और आंकड़े कितने आवश्यक हैं, इस बात की लिए हमको महत्व पता होना चाहिए। पर अफसोस यह है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आंकड़ों से भागती है। देखिए, दुनिया में हमारे सूचकांक बने हुए हैं, जैसे कि किस देश में कितनी आजादी है, कितनी देश में कितनी गरीबी है, किस देश में कितनी भुखमरी है, कितने किस देश में मीडिया की इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है मीडिया की, वो कितनी है। इन सारे सूचकांकों में भारत का स्थान पिछले 10 वर्षों में खिसकता चला आ रहा है, नीचे जाता जा रहा है। भारत सरकार कहती है ये राष्ट्र विरोधी है, ये हमारे विरोधी हैं, ये हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। अब मुझे आश्चर्य होता है कि कौन सा प्रबुद्ध इंसान दुनिया में इस बात को की प्रशंसा कर रहा होगा कि एक सरकार आंकड़ों को नकारती है, आंकड़ों से डरती है, आंकड़ों से भागती है, आंकड़ों से शर्माती है।
तो आज के लिए छोटी छोटी सी बात में हम यही विराम लेते हैं। फिर किसी एक और विषय के साथ हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। मैं सतीश मिश्रा आपका धन्यवाद देता हूं।